सोनपुर नाम के एक छोटे शांत गांव में, जहां जिंदगी नदी के धीमे बहाव की तरह चलती थी, वहां एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम आशा था। उसके नाम का मतलब होप था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी एक बहुत बड़े दुख के साथ शुरू हुई थी। उसे अपने पेरेंट्स याद नहीं थे। गांव के लोग उसे बताते थे कि एक भयानक बुखार उनके पेरेंट्स को तब ले गया था जब वो बस एक बेबी थी। वो एक ऐसी दुनिया में अकेली रह गई थी जो बहुत बड़ी और बहुत कंफ्यूजिंग लग रही थी। गांव अच्छा था, लेकिन हर किसी की अपनी स्ट्रगल्स थी। आशा का कोई अपना नहीं था। वो एक अनाथ थी, एक ऐसा वर्ड जिसका बहुत भारी मतलब था, लेकिन उसने इसे एक शांत स्ट्रेंथ के साथ कैरी किया, जो इतनी कम उम्र के लिए अनयूजुअल था। उसका पास्ट एक ऐसी स्टोरी थी जो उसे पता नहीं थी, खाली पन्नों वाली एक बुक। आशा का कोई ऐसा घर नहीं था जहां माँ की लोरी या पिता का प्रोटेक्टिव हाथ हो। उसका घर खुद गांव ही था। कभी कभी वो मंदिर की सीढ़ियों पर सोती थी और कभी कभी कोई अच्छा परिवार उसे अपनी छोटी झोपड़ी में एक कोना दे देता था। उसने बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट होना सीख लिया था। वो दूसरे सर्वाइवरों को स्कूल जाते हुए देखती थी। उनके बैग उनके कंधों पर और उनके चेहरे एक्साइटमेंट से भरे होते थे। उसे उनके साथ जुड़ने का मन करता था। वो सीखना चाहती थी कि बुक्स में वर्ड्स कैसे पढ़ते हैं और अपना नाम कैसे लिखते हैं। नॉलेज की ये डिजायर उसके अंदर तेजी से जलती थी। उसकी अकेली जिंदगी के अंधेरे में एक छोटा सा लैंप। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि एक दिन वो भी एक बुक पकड़ेगी और उसके सीक्रेट्स को अनलॉक करेगी। अपनी मुश्किल सिचुएशन के बावजूद आशा के पास एक स्पेशल गिफ्ट था। वो थी उसकी स्माइल। ये एक ऐसी स्माइल थी जो सबसे डार्क रूम को भी रोशन कर सकती थी। ये जेन्युइन थी और सीधे उसके दिल से आती थी। जब वो स्माइल करती थी तो उसकी आंखें एक ऐसी लाइट से चमकती थीं जो ये कहती हुई लगती थी कि सब ठीक हो जाएगा। गांव वाले अक्सर थॉटते थे कि जिस सर्वाइवचे के पास इतना कम है वो इतनी खुशी कैसे दे सकता है। उसकी स्माइल दुनिया से कनेक्ट होने का उसका तरीका था, एक साइलेंट लैंग्वेज जो करेज और एक अनयील्डिंग स्पिरिट की बात करती थी। ये उसकी ई टुमारोवती चीज़ थी और वो इसे हर किसी के साथ जनरसली शेयर करती थी, जिससे उनकी दिन थोड़ा ब्राइट हो जाता था। उसकी ज़िंदगी छोटी छोटी स्ट्रगल्स की एक सीरीज़ थी। खाना ढूंढना एक डेली चैलेंज था, सेफ रहना एक लगातार चिंता थी, लेकिन आशा ने कभी शिकायत नहीं की। उसने दुनिया को क्यूरियोसिटी से भरी आंखों से देखा। वो घंटों बैठकर पॉटर को क्ले से सुंदर पॉट्स बनाते हुए देखती थी या वीवर को अपने लूम पर टुमारो और फुल पैटर्न्स बनाते हुए देखती थी। उसने बस देखकर ही सीखा। वो समझ गई थी कि हर किसी के पास एक स्किल, एक पर्पस होता है। वो अपना ढूंढना चाहती थी। दुनिया उसकी क्लासरूम थी और हर इंसान उसका टीचर था। सीखने की ये प्यास और उसकी रिमार्केबल रेसिलेंस उसके आगे आने वाली इनक्रेडिबल जर्नी के इनिशिएटिव साइंस थे। एक दिन गांव की एक अच्छी औरत आशा को बाल आश्रम नाम की जगह पर ले गई, जो पास के टाउन में एक ऑर्फनालय था। ये उसका नया घर बनने वाला था। बिल्डिंग सिंपल थी, लेकिन वो साफ और सेफ थी। इनिशिएटिव बार आशा के पास सोने के लिए एक बेड था और दिन में 3 बार खाना। ऑर्फनालय में बहुत सारे सर्वाइवचे रहते थे। हर एक की अपनी दुखद कहानी थी। कुछ शांत और विथड्रॉन थे, उनकी आंखों में गहरा दुख था। दूसरे लाउड और बॉस्टरस थे, शरारत के पीछे अपना दर्द छिपाने की कोशिश कर रहे थे। आशा अपने जेंटल नेचर के साथ सब कुछ ऑब्जर्व करती थी। वो जानती थी कि ये टूटे हुए हार्टों की जगह थी, लेकिन उसने इसे एक ऐसी जगह के रूप में भी देखा जहां नए परिवार बन सकते थे। आशा के असली नेचर को चमकने में रिमाइंड सा टाइम नहीं लगा। उसकी हमेशा रहने वाली स्माइल बाल आश्रम के हॉल्स में एक जानी रिकॉग्निशन साइट बन गई। उसने सिर्फ लिया नहीं, उसने दिया भी। वो छोटे सर्वाइवरों को उनके वर्कों में हेल्प करती थी। वो उन्हें वो कहानियां सुनाती थी जो उसने गांव में सुनी थी। अगर कोई सर्वाइवर रो रहा होता था तो आशा सबसे इनिशिएटिव उसके पास जाकर बैठ जाती थी, एक कंफर्टिंग वर्ड या बस अपनी शांत प्रेजेंस ऑफर करती थी। उसके पास दूसरों को देखा हुआ और केयर किया हुआ महसूस कराने की एक यूनिक एबिलिटी थी। वो उनका दर्द समझती थी क्योंकि उसने भी उसे महसूस किया था। वो एक छोटी लड़की थी, लेकिन उसके पास एक माँ का दिल था। सीखने के लिए उसका प्यार इन्फेक्शियस था। ऑर्फनालय में कुछ पुरानी बुक्स के साथ एक छोटी लाइब्रेरी थी। आशा के लिए ये रूम एक ट्रेजर चेस्ट था।
वो अपना हर फ्री मोमेंट वहाँ बिताती थी, ध्यान से पन्ने पलटती थी, वर्ड्स को समझने की कोशिश करती थी। वो बड़े सर्वाइवचों या स्टाफ से उसे पढ़ने के लिए कहती थी। दूर दराज की प्लेसों, बहादुर हीरोज और जादुई दुनिया की कहानियाँ सुनते ही उसकी आंखें चमक उठती थीं। पढ़ना उसका एस्केप था, ऑर्फनालय की दीवारों के बाहर की दुनिया के लिए उसकी खिड़की। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ कुछ भी पॉसिबल था और वो उस पॉसिबिलिटी को अपनी पूरी ताकत से पकड़े हुए थी। दूसरे सर्वाइवचे उसे देखने लगे थे। आशा उनकी अनोन ऑफिशियल लीडर बन गई थी, फोर्स से नहीं बल्कि प्यार और एग्जाम्पल से। उसने आंगन में छोटे गेम्स ऑर्गेनाइज किए। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर किसी को मौका मिले। उसने उन्हें सिखाया कि शेयर करने का मतलब यह नहीं कि आपके पास कम है, बल्कि यह कि आपके पास बांटने के लिए और अधिक खुशी है। उसने बड़े समुदाय के अंदर एक छोटा समुदाय बनाया, दोस्तों का एक ऐसा सर्कल जो एक दूसरे को सपोर्ट और देखभाल करते थे। बाल आश्रम अब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, ये एक घर था और आशा उसका दिल थी। हर कोने में जीवन और आशा का संचार करती थी। बाल आश्रम को चलाने वाली एक मिडिल एज्ड औरत थी जिसका नाम रमा था। सर्वाइवचे उसे रमा दीदी कहते थे। वो एक स्ट्रिक्ट रूटीन वाली, सख्त दिखने वाली औरत थी, लेकिन उसके सख्त बेयोंडी रूप के पीछे करुणा से भरा दिल था। उसने अपनी जिंदगी इन भूले हुए सर्वाइवचों की देखभाल में लगा दी थी। उसने सैकड़ों सर्वाइवचों को आते जाते देखा था, हर एक अपने दुख का बोझ उठाए हुए। वो समझती थी कि इन सर्वाइवचों को सबसे रिमाइंड सा जिस चीज की जरूरत थी वो दया नहीं बल्कि अनुशासन, प्यार और एक उद्देश्य की भावना थी। वो ऑर्फनालय को लिमिटेड फंड्स के साथ चलाती थी, हर दिन चुनौतियों का सामना करती थी, लेकिन उसने कभी अपने मिशन को नहीं छोड़ा। आशा के आने के दिन से ही रमा दीदी ने उसमें कुछ अलग नोटिस किया। ये सिर्फ उसकी स्माइल नहीं थी बल्कि उसकी आंखों में मौजूद समझदारी थी। उन्होंने देखा कि आशा ने कैसे छोटे सर्वाइवचों के लिए एक देखभाल करने वाले की भूमिका स्वाभाविक रूप से ले ली थी। उन्होंने देखा कि कैसे आशा की उपस्थिति ने आश्रम में सामंजस्य की एक नई भावना ला दी थी। रमा दीदी अक्सर उसे लाइब्रेरी में देखती थीं, एक किताब पढ़ने की कोशिश करते हुए उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थीं। उन्होंने आशा में ज्ञान की एक भूख देखी जो दुर्लभ और कीमती थी। वह जानती थीं कि यह लड़की खास थी और उसे ऊंची उड़ान भरने का मौका मिलना चाहिए। रमा दीदी और आशा के बीच एक शांत, अनकहा बॉन्ड बन गया। रमा दीदी ने आशा के साथ एक्स्ट्रा टाइम बिताना शुरू किया, उसे पढ़ने और लिखने में हेल्प करती थीं। वो आशा को अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाती थीं, उसे ऑर्फनालय के बाहर की दुनिया के बारे में सिखाती थीं। उन्होंने आशा को सिर्फ एक कैदी के रूप में नहीं बल्कि अपनी ऐसी बेटी माना जो उनके पास कभी नहीं थी। उन्होंने आशा में अपने ही युवा स्व का प्रतिबिंब देखा, दुनिया में चेंज लाने की इच्छा। आशा ने भी चेंज डे में रमा दीदी को एक रोल मॉडल के रूप में देखा। उसने उनकी स्ट्रेंथ, उनकी डेडिकेशन और सभी सर्वाइवचों के लिए उनके अटूट प्यार की तारीफ की। एक शाम जब रमा दीदी अपने राउंड्स कर रही थीं, तो उन्हें आशा एक नई लड़की को कंफर्ट करते हुए मिली जो अपनी बेड पर चुपचाप रो रही थी, अपने परिवार को मिस कर रही थी। आशा उसका हाथ पकड़े हुए थी और धीरे धीरे एक धुन गुनगुना रही थी। वो लड़की से कह रही थी, सैड होना ठीक है, लेकिन कल एक नया दिन है और हमें खुश होने के लिए कुछ मिलेगा। मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी। रमा दीदी का दिल प्राइड से भर गया। तभी उन्हें पता चला कि आशा सिर्फ एक सर्वाइवची नहीं थी जिसे देखभाल की जरूरत थी, वो अच्छाई के लिए एक फोर्स थी। आशा की एक छोटी सी किरण जो इनिशिएटिव से ही अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बदल रही थी। एक दिन एक वेल ड्रेस्ड आदमी ने बाल आश्रम का दौरा किया। उसका नाम नीरज था और वो शहर का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। वो पास के एक गांव में बड़ा हुआ था और अपने समुदाय को कुछ वापस देना चाहता था। वो डोनेशन देने आया था। रमा दीदी ने उसे ऑर्फनालय का टूर कराया, उनकी डेली रूटीन और उन्हें आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। नीरज कई सर्वाइवचों से मिला, लेकिन उसका ध्यान एक छोटे समूह पर गया जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बीच में आशा थी। वो छोटे सर्वाइवचों के एक उत्सुक समूह को एक फटी हुई पिक्चर बुक से कुछ बहुत ही मजेदार तरीके से समझा रही थी। उसका चेहरा भावों से भरा था और उसकी आवाज जोश से भरी थी।
नीरज दूर खड़ा होकर देखता रहा। वह छोटी लड़की के आत्मविश्वास और दूसरे सर्वाइवरों का ध्यान खींचने की उसकी क्षमता से प्रभावित हुआ। अपनी कहानी खत्म करने के बाद वो उसके पास गया। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आशा ने अपनी सिग्नेचर ब्राइट स्माइल के साथ जवाब दिया, मेरा नाम आशा है। उसने उससे पूछा कि वो दूसरे सर्वाइवरों को क्या सिखा रही थी। उसने अंडरस्टूड किया कि वो उन्हें एक बीज के बारे में कहानी बता रही थी जो एक बड़ा पेड़ बन जाता है, लहसुनों छाया और फल देता है। उसने सोच समझकर कनेक्टिंग जैसे नॉलेज, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम उसे शेयर कर सकते हैं और लहसुनों बढ़ने में मदद कर सकते हैं। नीरज उसकी गहरी सोच से हैरान था। ये ऐसी बात नहीं थी जो उसे एक ऑर्फनालय में रहने वाले सर्वाइवर से सुनने की उम्मीद थी। उसने उससे और बात करना शुरू किया, उससे उसके सपनों के बारे में पूछा। आशा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बताया, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं एक असली स्कूल जाना चाहती हूँ और सब कुछ सीखना चाहती हूँ। फिर मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने जैसे दूसरे सर्वाइवरों को सीखने में मदद कर सकूं। उसके उद्देश्य की क्लियरलीता और उसकी अटूट दृढ़ता ने नीरज के दिल में गहरा असर किया। उसे उसमें एक चिंगारी दिखी, एक आग जिसे जलाने की जरूरत थी। उसने रमा दीदी से आशा के बारे में बात की। रमा दीदी ने उसे उसकी स्ट्रगल्स, सीखने के लिए उसके प्यार और उसके दयालु दिल के बारे में बताया। नीरज ने तभी वहीं एक फैसला लिया। उसने रमा दीदी से कहा, मैं इस सर्वाइवचे की एजुकेशन को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। मैं उसकी स्कूल फीस, उसकी बुक्स और उसकी यूनिफॉर्म के लिए पे करूँगा। उसके जैसी दिमाग वाली सर्वाइवची को वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसने अनाउंस किया कि वो ऑर्फनालय के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करेगा और आशा उसकी इनिशिएटिव रिसिपिएंट होगी। उस दिन आशा के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसका उसने सिर्फ सपना देखा था, बुक्स, क्लासरूम्स और असीमित पॉसिबिलिटियों की वर्ल्ड। आशा का टाउन के बड़े स्कूल में इनिशिएटिव दिन ऑनेस्टली एक सपना सच होने जैसा था। एक क्रिस्प नई यूनिफॉर्म में, अपनी पीठ पर नई बुक्स से भरे भारी बैग के साथ उसे प्राइड और एक्साइटमेंट महसूस हुआ जो उसने इनिशिएटिव कभी नहीं जाना था। स्कूल बड़ा था और ठीक है, थोड़ा डरा देने वाला था, जिसमें लंबी गलियारें और सैकड़ों स्टूडेंट्स थे। लेकिन आशा डरी नहीं थी। उसे मिले अवसर के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस हो रही थी। वो अपना सिर ऊंचा करके और दिल में उम्मीद भरकर अपनी क्लासरूम में गई। उसने खुद से वादा किया कि वो किसी और से रिमाइंड सा मेहनत करेगी और नीरज अंकल और रमा दीदी को प्राउड फील कराएगी। अपने वादे के अनुसार आशा ने अपनी सारी एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगा दी। वो एक स्पंज की तरह थी, बस हर जानकारी को सोख रही थी। उसने अपने टीचर्स को पूरे ध्यान से सुना, सोच समझकर सवाल पूछे और अपनी इवनिंगें ऑर्फनालय में अपने होमवर्क को लगन से करने में बिताई। उसके लिए सीखना कोई काम नहीं था, ये एक प्रिविलेज था। उसे मैथमेटिक्स का लॉजिक, हिस्ट्री की स्टोरीज और पोएट्री की ब्यूटी पसंद थी। उसके क्लासमेट्स शुरुआत में ऑर्फनालय की लड़की के बारे में उत्सुक थे, लेकिन वे जल्द ही उसकी बुद्धिमत्ता और हर किसी की मदद करने की उसकी इच्छा के लिए उसका सम्मान करने लगे। उसने कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया, उसने इसे साझा किया। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। इनिशिएटिव साल के अंत में जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो आशा का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी। ये उसके लिए, रमा दीदी के लिए और बाल आश्रम के सभी सर्वाइवरों के लिए बहुत खुशी का पल था। उन्होंने उसकी सफलता को अपनी सफलता के रूप में सेलिब्रेट किया। ये कोई एक बार की अचीवमेंट नहीं थी। साल दर साल आशा ने एक्सेल करना जारी रखा। वो लगातार अपनी क्लास में टॉप करती रही, एकेडमिक अवार्ड्स विक्ट्रीती रही और अपने टीचर्स और स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा की तारीफें बटोरती रही। वो अक्सर उसे डेडिकेशन और परसेवरेंस के एक उदाहरण के रूप में उद्धृत करते थे। आशा की स्कूल में एक बेस्ट फ्रेंड भी थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक अमीर परिवार से थी, लेकिन वो आशा की सादगी और काइंडता से आकर्षित थी। वे एक अजीब कनेक्टिंग ही थे, लेकिन आप जानते हैं, उनकी दोस्ती मजबूत और सच्ची थी। प्रिया ने आशा को शहर के तौर तरीकों को समझने में मदद की, जबकि आशा ने प्रिया को कृतज्ञता और करुणा का इम्पोर्टेंस सिखाया। वे एक साथ पढ़ाई करते थे, अपना लंच शेयर करते थे और अपने सपनों के बारे में बात करते थे। प्रिया की दोस्ती ने आशा को स्कूल में अपनेपन का एहसास कराया, जिससे उसकी यात्रा कम अकेली हुई।
इसने उसे दिखाया कि सच्चा संबंध सामाजिक और आर्थिक मतभेदों से परे है। अपने स्कूल के फाइनल ईयर में एक इंटर स्कूल स्पीच कंपटीशन अनाउंस हुआ। टॉपिक था द लाइट ऑफ होप। स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा ने आशा को ओवरकम टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया। उन्होंने उसका कॉन्फिडेंस और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की उसकी एबिलिटी देखी थी। आशा इनिशिएटिव तो हेजिटेटेड। एक बड़ी ऑडियंस के सामने बोलने का विचार स्कैरी बना था। वो एक शांत वर्की लड़की थी, पब्लिक स्पीकर नहीं। लेकिन फिर उसने अपनी जर्नी के बारे में थॉटा, उसने अपने पास्ट के बारे में थॉटा, उसे मिली काइंडता के बारे में और भविष्य के लिए जो सपने उसने संजोए थे। उसे एहसास हुआ कि उसके पास बताने के लिए एक कहानी थी। उसने अपने दिल से बोलने का फैसला किया। उसने बड़े बड़े शब्दों के साथ कोई कॉम्प्लिकेटेड स्पीच तैयार नहीं की। उसने बस अपनी जिंदगी की कहानी शेयर करने का फैसला किया। कंपटीशन के दिन ऑडिटोरियम स्टूडेंट्स, टीचर्स और अलग अलग स्कूलों के पेरेंट्स से भरा हुआ था। जब आशा की बारी आई तो वो शांत डिमीनर के साथ स्टेज पर चली। उसने गहरी सांस ली, ऑडियंस की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। उसने एक अनाथ के रूप में अपनी जिंदगी के बारे में बताया, सिंगलपन और अनिश्चितता के बारे में बताया। उसने अपनी स्माइल को अपनी इटुमोरवती पूंजी बताया। उसकी आवाज में कोई आत्मदया नहीं थी, केवल ऑनेस्टी थी। फिर उसने बाल आश्रम के बारे में बताया, रमा दीदी के प्यार और नीरज अंकल की उदारता के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे स्कॉलरशिप ने उसकी जिंदगी बदल दी थी, उसके लिए ज्ञान के दरवाजे खोल दिए थे। उसने काइंडता के एक अकेले कार्य की शक्ति के बारे में बताया और कैसे ये चेंज आउट की लहरें पैदा कर सकता है। जब वो बोल रही थी तो उसकी आवाज इमोशन से भर गई। उसने कहा, होप का मतलब तूफान के गुजरने का इंतजार करना नहीं है, इसका मतलब बारिश में नाचना सीखना है। ये एक छोटा सा दीपक है जिसे हमें अपने अंदर जलाए रखना चाहिए, खासकर जब रात सबसे अंधेरी हो। मेरा नाम आशा है, जिसका मतलब उम्मीद है, और मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे लिए उस दीपक को जलाए रखा। जब तक उसने ख़त्म किया, ऑडिटोरियम में पूरी खामोशी थी। ऑडियंस में कई लोगों की, जजेज सहित, आंखों में आंसू थे। उसके सरल ईमानदार शब्दों ने हर किसी के दिल को छुआ था। फिर खामोशी एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से टूटी, जो हमेशा के लिए चलती हुई लग रही थी। कोई आश्चर्य नहीं था जब उसे कंपटीशन का विनर घोषित किया गया, लेकिन आशा के लिए अवार्ड सेकेंडरी था। असली जीत अपनी कहानी शेयर करने और दूसरों की आंखों में प्रेरणा की चिंगारी देखने में थी। उसे अपनी आवाज मिल गई थी। स्पीच कंपटीशन विक्ट्रीना आशा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। यह सिर्फ ट्रॉफी या पहचान के बारे में नहीं था। यह इस बात का एहसास था कि उसकी पर्सनल स्टोरी में दूसरों को इंस्पायर करने की पावर थी। उसने देखा कि कैसे लोग उसकी स्ट्रगल और होप की जर्नी से कनेक्ट हुए। इससे उसे एक नया पर्पस मिला। टीचर बनने का उसका सपना एक बड़े मिशन में बदल गया। वो सिर्फ एक क्लासरूम में पढ़ाना नहीं चाहती थी, वो यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि हर सर्वाइवचे को, खासकर मुश्किल बैकग्राउंड से आने वाले सर्वाइवचों को, एजुकेशन का अवसर मिले। उसने अपनी एक छोटी सी पहल शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने मिशन को हर सर्वाइवचे को शिक्षा नाम दिया, जिसका मतलब है एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। इसकी शुरुआत बाल आश्रम के अंदर ही छोटे स्तर पर हुई। शाम को अपनी खुद की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो उन छोटे सर्वाइवचों को इकट्ठा करती थी जो अभी तक स्कूल नहीं जाते थे। वो उन्हें अल्फ़ाबेट, नंबर्स और सिंपल राइम्स सिखाती थी। उसने क्रिएटिव मेथड्स का इस्तेमाल किया, रेत में चित्र बनाना, गिनती के लिए कंकड़ का उपयोग करना और पाठों को मज़ेदार खेलों में चेंज्ड ना। उसकी क्लासरूम में कोई दीवारें नहीं थीं और उसके स्टूडेंट्स की कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, लेकिन वो सीखने की खुशी से भरी हुई थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया उसकी इनिशिएटिवी और सबसे उत्साही सपोर्टर थी। प्रिया अपनी पॉकेट मनी का इस्तेमाल आशा के छोटे स्कूल के लिए नोटबुक, पेंसिल और स्टोरी बुक खरीदने के लिए करती थी। वो अक्सर अपने स्कूल के बाद ऑर्फनालय आती थी और आशा को क्लासेस में हेल्प करती थी। दो लड़कियों को, एक अमीर बैकग्राउंड से और एक ऑर्फनालय से, एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ काम करते देखना एक पावरशाली स्टेटमेंट था। उनकी दोस्ती एक पुल बन गई।
दो अलग अलग वर्ल्डों को कनेक्टिंग ते हुए और यह दिखाते हुए कि करुणा की कोई सीमा नहीं होती। वे एक टीम थे, एक साझा विजन से प्रेरित। मिशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। आशा की शाम की क्लासेस की खबर पास की झुग्गियों तक फैल गई। जल्द ही ऑर्फनालय के बाहर के सर्वाइवचे भी उसे सीखने आने लगे। आशा ने कभी किसी को मना नहीं किया। वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ी जगह ढूंढती थी और अपनी क्लासेस जारी रखती थी। वो खुद अभी भी एक स्टूडेंट थी, लेकिन वो इनिशिएटिव से ही एक टीचर थी। वो समझती थी कि शिक्षा गरीबी के जाल को तोड़ने की कुंजी है। यह सबसे पावरशाली टूल था जो एक सर्वाइवचे को बेहतर भविष्य बनाने के लिए दिया जा सकता था। उसकी छोटी सी पहल इस बात का प्रमाण थी कि एक एक्सप्रेसिव वास्तव में चेंज ला सकता है। टॉप ऑनर्स के साथ स्कूल खत्म करने के बाद आशा का रास्ता क्लियर था। नीरज अंकल के लगातार सपोर्ट से उसने एजुकेशन में डिग्री लेने के लिए एक कॉलेज में एडमिशन लिया। वो एक प्रोफेशनली ट्रेंड टीचर बनना चाहती थी। कॉलेज एक नया और एक्साइटिंग चैप्टर था। उसने एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट की पढ़ाई की। वो सिर्फ बुक्स से थ्योरी नहीं सीख रही थी, वो उन्हें बाल आश्रम में अपने अनुभवों और अपनी शाम की क्लासेस से जोड़ रही थी। वो समझ गई थी कि टीचिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के बारे में नहीं है, बल्कि सर्वाइवचे के दिमाग, दिल और आत्मा को नर्चर करने के बारे में है। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उसे शहर के प्राइवेट स्कूलों से कई अट्रैक्टिव जॉब ऑफर्स मिले। उन्होंने अच्छी सैलरी और आरामदायक जिंदगी ऑफर की, लेकिन आशा का दिल अपने गांव और बाल आश्रम में था। उसने शहर के ऑफिसेस को पोलाइटली ठुकरा दिया और अपनी जड़ों की तरफ लेमेट गई। उसका सपना उस समुदाय की सेवा करना था जिसने उसे पाला था। उसने उसी सरकारी स्कूल में टीचिंग पोजीशन ली जहां वो कभी स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी। एक टीचर के रूप में स्कूल में चलना उसके लिए एक अवास्तविक और गहरा इमोशनल मोमेंट था। आशा एक ऐसी टीचर बन गई जिसकी हर सर्वाइवचा इच्छा करता है। वो पेशेंस वाली, दयालु और इनोवेटिव थी। वो जानती थी कि उसके कई स्टूडेंट्स मुश्किल बैकग्राउंड से आते थे, ठीक उसकी तरह। उसने अपनी क्लासरूम को एक सेफ और खुशहाल जगह बनाया, एक अभयारण्य जहां हर सर्वाइवचा वैल्यूएबल और समझा हुआ महसूस करता था। वो कमज़ोर स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए स्कूल के बाद रुकती थी। उसने स्कूल में एक छोटी लाइब्रेरी शुरू की जिसमें उसके दोस्तों और सपोर्टर्स प्रिया और नीरज अंकल सहित द्वारा डोनेट की गई बुक्स थीं। उसने सीखने को एक एडवेंचर बना दिया और उसके स्टूडेंट्स उसे बहुत पसंद करते थे। वो बाल आश्रम को नहीं भूली। वो वहाँ के सर्वाइवचों के लिए एक मेंटर और एक मार्गदर्शक लाइट बन गई। उसने मैनेजमेंट को औपचारिक इन हाउस ट्यूटरिंग शुरू करने के लिए मना लिया और उसने पर्सनगत रूप से इसकी निगरानी की। उसने अपनी सैलरी का इस्तेमाल कई अन्य अनाथ सर्वाइवचों की शिक्षा का सपोर्ट करने के लिए किया। नीरज अंकल ने उसके लिए जो काइंडता का चक्र शुरू किया था उसे जारी रखा। वो एक्सप्रेसिव बन गई थी जिसकी उसे सर्वाइवपन में ज़रूरत थी। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वो आशा की एक किरण थी, एक विक्ट्रिया जागता उदाहरण कि आपका पास्ट आपके फ्यूचर को परिभाषित नहीं करता है। आशा की कहानी मानवीय आत्मा की शक्ति का एक सरल लेकिन गहरा प्रमाण है। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने कुछ भी नहीं के साथ शुरुआत की, लेकिन अपनी अटूट आशा और डिटर्मिनेशन से सब कुछ हासिल किया। उसने जीवन के सबसे गहरे दुखों का सामना किया, माता पिता का नुकसान और अनाथ होने का अकेलापन, लेकिन उसने कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने भीतर की रोशनी को बुझाने नहीं दिया। उसकी यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन अनिवार्य रूप से हमें बाधाओं और कठिनाइयों का सामना कराएगा। हमें ऐसे स्टॉर्मों का सामना करना पड़ेगा जो हमें तोड़ने की धमकी देंगे, लेकिन अंधेरे के इन्हीं पलों में आशा की लौ सबसे तेज चमकती है। उसका जीवन दर्शाता है कि हमारा रवैया हमारी वास्तविकता को आकार देता है। आशा अपने भाग्य के बारे में कड़वी और नाराज होने का चॉइस कर सकती थी। इसके बजाय उसने मुस्कुराना चुना, उसने दयालु होना चुना, उसने सीखने को एक उपहार के रूप में देखना चुना। इस पॉजिटिव आउटलुक ने न केवल उसे अपनी चुनौतियों से निपटने में मदद की, बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के लिए ताकत का स्रोत भी बनी। उसकी मुस्कान, ज्ञान के प्रति उसका जुनून और दूसरों की मदद करने की उसकी स्वाभाविक इच्छा वे साधन थे जिनका उपयोग उसने एक सार्थक जीवन बनाने के लिए किया।
वह यह साबित करती है कि सच्चा धन पैसे या संपत्ति में नहीं, बल्कि उस प्यार में मापा जाता है जो हम देते हैं और जिन जीवन को हम छूते हैं। कहानी काइंडता और समुदाय के इम्पोर्टेंस को भी उजागर करती है। आशा की यात्रा कोई अकेली उड़ान नहीं थी। इसे रमा दीदी, नीरज अंकल और उसकी दोस्त प्रिया जैसे लोगों द्वारा बनाए गए काइंडता के स्तंभों से सहारा मिला था। करुणा का एक अकेला कार्य, एक देखभाल भरा शब्द, एक स्कॉलरशिप, एक मदद का हाथ किसी एक्सप्रेसी के जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। ये हमें याद हाट आता है कि एक दूसरे को ऊपर उठाने में हम सभी की भूमिका है। हम सभी जुड़े हुए हैं और दूसरों को उनकी उम्मीद खोजने में मदद करके हम अपनी खुद की उम्मीद को मजबूत करते हैं। अंत में आशा के जीवन से सबसे महत्वपूर्ण सबक बिल्कुल स्पष्ट है। डिफिकल्टें आएंगी, ऐसे समय भी आएंगे जब रास्ता इम्पॉसिबल लगेगा और मंजिल पहुंच से बाहर लगेगी, लेकिन जब तक हम उम्मीद पर टिके रहेंगे, जब तक हम बेहतर कल की संभावना में विश्वास रखेंगे, हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उम्मीद वह लंगर है जो हमें अशांत समुद्र में स्थिर रखता है। ये वह कंपास है जो हमें सबसे अंधेरे जंगलों से होकर मार्गदर्शन करता है। आशा की तरह हमें याद रखना चाहिए कि साहस, काइंडता और खुद पर अडिग विश्वास के साथ हम न केवल अपनी चुनौतियों से बच सकते हैं, बल्कि उन्हें दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना सकते हैं।